everyone, welcome back to my YouTube channel. And in this particular video, we are going to start with the topic defense sector. And I understand that for anyone who's preparing for different competitive exams, ये video सबके लिए बहुत relevant होने वाला है. Be it you are preparing for CLAT, ALET, OLETS, SSC, banking, railway, UPSC or for any other competitive exam. जीके comprises of the very critical sections, right? तो आज हम जीके से ही शुरुआत कर रहे हैं. आज से मेरी जीके की सीरीज स्टार्ट हो रही है एंड हम पहला टॉपिक करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर. देखो मैं ऐसी वीडियो क्यों लाई हूँ, आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, मैंने कुछ अलग लिखा है उस पर. मैंने ऐसे अलग इसलिए लिखा है बिकॉज हम जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, जब भी जीके पढ़ते हैं ना, तो हमेशा कुछ चीज़ें उसमें होती हैं कि यार वहाँ पर हम बस जीके रटवा दी जाती है, ठीक है, कि यार ये है इंडिया के कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या उनका फंक्शन है, ये आपको रटवा देंगे. बट आपको कोई नहीं बताएगा कि डिफरेंस क्या है कॉरवेट्स में, फ्रिजिड्स में, डिस्ट्रॉयर्स में, कि एक इंडियन नेवल शिप कैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकती है. डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में यूज करी जाती हैं जो लोग को समझ में नहीं आती रिगार्डिंग डिफेंस सेक्टर. यानी अंडरस्टैंड की क्यों नहीं आती, इट्स वेरी नेचुरल ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उसमें कुछ एक्सपर्टीज लेकर नहीं आए होते, राइट. बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि हम जीके सेक्शन से शुरुआत कर रहे हैं, आज इस वीडियो में हम सारे बेसिक्स खत्म कर देंगे, ठीक है. आई हैव मेड अ वेरी बिग पीपीटी फॉर यू, सो आई वुड बी अपलोडिंग दैट वेरी सून. यू कुड डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कुड पुट योर मैसेजेस डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई ऑल्सो फ्लोट दैट पर्टिकुलर पीपीटी. उसमें सारे डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं. तो जैसे हमने अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार कौन से टर्म्स वगैरह आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती है, क्या क्या करना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमें अच्छे से लर्नअप हो जाए. चीज़ें लर्नअप तभी होंगी जब हम चीज़ों को समझ के करेंगे. अगर हम चीज़ों को रट लेंगे तो गलती हो जाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी. दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर ऑल द कंपेरेटिव एग्जाम्स बिकॉज आई वुड बी ब्रिंगिंग अ प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो टू शो. आई हैव डन माय ओन रिसर्च इज वेल कि यार कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या तरीकों से पूछे गए हैं, ताकि हो जाए. तो हर एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी को नजर में रखते हुए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, right? So let's get started. In the very first slide, and it's relevant for all the comparative exams, so you don't have to worry about anything that कि हमें कैसे पता चलेगा. मैं सब कुछ आपको बताती रहूंगी बिकॉज मैंने खुद प्रीवियस से क्वेश्चंस एनालाइज कर रखे हैं. आप ना न्यूज़पेपर में पहले देखते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मैंने इधर क्या लिखा है. आई हैव डन जस्ट वन थिंग ओवर योर, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, ठीक है, बिकॉज ये आपको समझ में नहीं आएंगी, बट आज हम इसको समझेंगे क्योंकि हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड विद द थिंग, ओके. तो पहला है थिएटर कमांड. क्या होता है यार, कोई पर्टिकुलर मान लो इशू है, ठीक है, मान लो किसी के साथ कोई वॉर होने वाली है, कोई मेजर इशू चल रहा है, कोई इंटरनल टेंशन चल रही है, उस पर्टिकुलर रीजन में हम बोलते हैं कि यार हम थिएटर कमांड को स्टैब्लिश कर रहे हैं. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ थिएटर कमांड? इट इज क्या, तुम आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स, तीनों लोगों को डिप्लॉय कर रहे हो, तीनों फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हो, दैट टू अंडर अ सीनियर ऑफिसर, उसको हम बोलते हैं थिएटर कमांड, ठीक है. तो जब भी क्लैट के लिए बता रही हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग में पैसेजेस आए, लीगल रीजनिंग में आए, जीके में कुछ चीजें आए, अब पता है थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है. सीआर में पैसेजेस को इंटरप्रेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है. और एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अदर कंपैरेटिव एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, उसके लिए भी थिएटर कमांड तो पता होना ही चाहिए. अब इससे रिलेटेड ना लास्ट ईयर भी बहुत सारी चीजें आई थी, कुछ रूल्स चेंज हुए थे थिएटर कमांड से रिलेटेड, बट हम इसको पढ़ेंगे आगे वाले सेशंस में. मैं ज्यादा सेशंस नहीं लूंगी इसके, आई वुड से जस्ट 2-3 ही लूंगी, मैक्स 3 लूंगी डिफेंस के, बट 2 लूंगी बिकॉज यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दीज सेशंस आर टेकन ओनली इन द पेड बैचेस ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. सो लेकिन मैं आई एम टेकिंग दिस ऑन यूट्यूब, सो दैट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू. नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, देखो दैट्स अ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन. भाई हमारी ये बात हुई है कि यार क्या होता है, हम न्यूक्लियर वेपन्स ना फर्स्ट गो में यूज नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर नेशन के साथ अगर वॉर में है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन मान लो जो इंडिया है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ वॉर में है, विच इज कंट्री ए, तो न्यूक्लियर वेपन्स हम पहले यूज नहीं करेंगे. मान लो कंट्री ए ने पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर इंडिया पर, तो फिर इंडिया जाकर यूज करेगा, ठीक है. एक न्यूक्लियर पॉलिसी का पार्ट है, एंड न्यूक्लियर पॉलिसी वाला पार्ट और न्यूक्लियर टॉपिक एज अ होल वी आर गोइंग टू डील विद द अपकमिंग सेशंस, राइट, इन द नेक्स्ट सेशन. इस पे हम डील नहीं करेंगे, ठीक है. न्यूक्लियर वाला इजी है काफी. अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल मॉडल है. वील रीड अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, मिसाइल्स बेस्ड ऑन रेंज, स्पीड, लॉन्च प्लेटफॉर्म, बहुत तरीके की मिसाइल्स होती हैं, ठीक है. अब आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस. तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इज अ सिस्टम व्हिच इज डिजाइंड टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय द इनकमिंग एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स. जैसे आपने आयरन डोम सुना है ना, इजराइल के पास आयरन डोम है. क्या होता है आयरन डोम का मतलब? आयरन डोम का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर मिसाइल आ रही है, कोई पर्टिकुलर कहीं से लॉन्च कोई कंट्री कर रही है इसराइल के ऊपर कुछ भी जो डेडली है, तो वो जो आयरन डोम है ना,
वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, एंड डिटेक्ट करने के बाद वो खुद से एक और मिसाइल थ्रो करेगा उसकी तरफ ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके. दैट इज द फंक्शन ऑफ एन आयरन डोम. तो समहाउ द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्क्स लाइक दिस. बट यहाँ पर आयरन डोम के बारे में हम बात नहीं कर रहे. वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि हम कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल किसी पर्टिकुलर नेशन से आ रहे हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, तो इट्स लाइक दैट. देन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तो हाइपरसोनिक वेपन्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, इसके बारे में पढ़ेंगे. वी हैव सबसोनिक, वी हैव सुपरसोनिक, वी हैव हाइपरसोनिक मिसाइल. हाइपरसोनिक की स्पीड इज ग्रेटर देन 5 मैक. इसको लर्न कर लो फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयर फॉर एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेलवेज. ये पता होना चाहिए हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड क्या होती है. मैक इज अ काइंड ऑफ अ यूनिट वेयर वी मेंशन स्पीड, मेजर स्पीड, सॉरी. जैसे किलोमीटर्स होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड होता है. इन द सेम वे वी हैव मैक. ओके, नेक्स्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. बहुत सारे पैसेजेस होते हैं मेंशन करते हैं कि यार इंडियन नेवी ने कुछ निकाला है और उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है. अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब होता है कि यार जो भी तुम चीजें बना रहे हो ना, ये रेडार में विजिबल नहीं होंगी. जैसे तुम्हारे पास ऑफकोर्स कंट्रीज होती हैं, बैठी हुई होती है, जो वॉर में होते हैं, तो ना रेडार होता है उनके पास, वो ऐसे डिटेक्ट कर लेती हैं कि बाहर वाले दूसरे वाले नेशन से ना कोई सामान हम पर गिरने वाला है. अब वो ना, क्योंकि अगर किसी में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी तो वो रेडार में नहीं आएगा. ऐसी होती हैं, बहुत एडवांस चीजें होती हैं. तो दिस इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस. भाई इंसर्जेंसी क्या होता है? इंसर्जेंसी कंट्री के अंदर होती है, जब कंट्री के अंदर के ग्रुप्स रिबेल करने लगते हैं नेशन के अगेंस्ट. दैट इज नॉन एज इंसर्जेंसी. मोस्ट पॉपुलरली आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिखेगा, या फिर आपको नेक्सलाइट्स देखने को मिलेंगे इधर आपके ईस्टर्न इंडिया में. वो करते हैं इंसर्जेंसी. अब काउंटर इंसर्जेंसी मतलब जब गवर्नमेंट या फिर आर्मी ऐसे मेजर्स या फिर प्रोसीजर्स को यूज करती है उनको डिस्ट्रप्ट करने के लिए, ठीक है, उनको दबाने के लिए. दैट इज नॉन एज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ये स्टैटिक का ही पार्ट है, आज की क्लास का ही पार्ट है. 1983 में पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, 2008 में ऑफिशियली खत्म हुई थी. इसको जो स्पीयर हेड कर रहे थे वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कलाम जी, 11th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. और इंडिया इसमें प्रोजेक्ट था कि हमें अग्नि बनाना है, हमें पृथ्वी बनाना है, हमें त्रिशूल बनाना है, हमें नाग बनाना है, एंड आकाश मिसाइल्स बनानी है. ठीक है, और जब इन मिसाइल्स को हम बना लेंगे, जब ये फिर ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इन मिसाइल्स को ऑलरेडी बना दिया तो ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है. एंड हमने जब इन मिसाइल्स को बनाया था तो इसको खत्म करने के बाद वी स्टार्टेड विद अदर मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस, निर्भय एंड अदर क्रूज मिसाइल्स. ठीक है, ये बंद हो चुका है. इसका एक्रोनिम यू कैन लर्न डेफिनेटली, विच इज नोन एज पटना. इसको लर्न करने के लिए P फॉर यू हैव पृथ्वी, A फॉर यू हैव अग्नि, T इज त्रिशूल, N इज नाग, एंड A इज अगेन आकाश. ज्वाइंटनेस होता है जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम करती है. दैट इज नोन एज ज्वाइंटनेस. या फिर थिएटर कमांड. थिएटर कमांड इज जब एक सीनियर ऑफिसर के अंदर के नीचे डिप्लॉय करी जाती हैं तीनों फोर्सेस, बट जब भी एक साथ मिलकर काम करती है ज्वाइंटनेस. ऑफ कोर्स एक थिएटर कमांड में ज्वाइंटनेस तो होगी. ब्लू वाटर इकोनॉमी, blue water navy, not economy. A navy which is capable of operating globally across the deep waters of ocean, open oceans. ठीक है, तो ब्लू नेवी समथिंग कि यार तुम्हारी नेवी है ना, इट ऑपरेट्स आराम से ओशंस में, उसको कोई दिक्कत नहीं आती ऑपरेट करने में ओशंस में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपने खुद के, बस ऐसा नहीं कि वो कोस्ट के पास ही ऑपरेट कर रही होती है, बट वो थोड़ा आगे भी चली जाती है. ठीक है, काफी डेवलप्ड होती है, काफी सामर्थ्य होती है आगे जाने में, राइट, केपेबल होती है. दैट इज नॉट एज ब्लू वाटर नेवी. ब्लू वाटर इकोनॉमी का अगेन मतलब आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट कि यार यू आर स्टार्टिंग विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, है ना, वाटर से रिलेटेड चीजें बहुत सारी कर रहे हो. हाइड्रोग्राफिक मेजर्स यू आर डिप्लॉइंग in order to make sure that water remains actually useful and you can utilize it in a better way for the economy. Okay, electromagnetic pulse attack, तो भाई इसमें ना यू कैन डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ठीक है, सिंपल है, कुछ इसमें कुछ नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन. तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कि इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉर क्विक एंड डिसाइसिव ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान विदाउट गिविंग इट टाइम टू रिटेलिएट अगेंस्ट पाकिस्तान. इट्स पर्टिकुलरली अगेंस्ट पाकिस्तान. रिमेंबर दिस थिंग, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन. एंड अभी रिसेंट पहलगाम वाला इशू हुआ, अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान वॉर पर चले जाते हैं, मान लो पाकिस्तान ने पहले इंडिया पर मिसाइल फेंक दी, राइट, तो इंडिया को टाइम नहीं लगेगा कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने में. वो एकदम खुद बॉम्ब फेंक देगा पाकिस्तान पर, वो कोई वार्निंग नहीं देगा और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा. ऐसी हमारी पॉलिसी है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन विद पाकिस्तान. ठीक है, उसको टाइम भी नहीं देंगे हम दोबारा अटैक करने का, हम उससे इतना नुकसान पहुंचा देंगे.
दूसरा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एक ऐसा पार्ट हुआ मतलब है हमारी इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी का कि ये सारा का सारा न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें देखती है, इंडिया के पास कितने स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन्स का, ये सब चीजें देखती है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये बॉडी है जो देखती है इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन प्लान्स। ठीक है, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें ऑप्शन में डीआरडीओ दे देंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लिख देंगे, आएगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन प्लान्स, वो काम डीएसी का ही है, रिमेंबर दिस। ऑफसेट पॉलिसी एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट ये भी आता है पैसेजेस में, सीआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाला चीज। अब ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना बहुत बातें चल रही है कि इंडिया सोर्स कोड मांग रहा है फ्रांस से रफेल के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इंडिया फ्रांस से रफेल मांग रहा है तो फ्रांस से पिनाका लेने से मना कर दिया। भाई बहुत सारी चीजें होती कि इंडिया को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, वो Su-57 ले या फिर F-22 ले, बहुत सारी चीजें आती हैं एट द एंड ऑफ द डे, यू नो दिस। तो उसमें ऑफसेट पॉलिसी हो सकता है कि पैसेजेस में यूज हो, और हो भी रहा है। तो किसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मान लो इंडिया किसी पर्टिकुलर नेशन से कुछ वेपन लेती है, कुछ मिसाइल लेती है, कुछ भी लेती है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, कुछ हार्डवेयर लेती है, तो इंडिया ने इन्वेस्ट करा ना उस पर्टिकुलर चीज में, इन्वेस्ट करा खरीदने में रफेल को, तो इन रिटर्न फ्रांस को, जिससे हमने रफेल को लिया है, फ्रांस को इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30 to 50% उस पर्टिकुलर अमाउंट का जिसमें इंडिया ने रफेल खरीदा है, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी और कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ जैसे यहाँ पर पढ़ो, पॉलिसी वेयर द फॉरेन डिफेंस सप्लायर्स मस्ट इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैक इनटू द इंडियाज डिफेंस सेक्टर। हमने किसी नेशन से कुछ डिफेंस वाला आइटम ले लिया, उस नेशन को उसका 30 to 50% इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट टू द सॉफ्टवेयर सेक्टर, क्योंकि हमने हार्डवेयर में खरीदा। हार्डवेयर मतलब जो तुम्हें हाथों से दिख रहा है, रफेल जेट या फिर हमने कुछ सुखोई वाली एयरक्राफ्ट ले लिए हैं, या फिर कुछ F-22 रैप्टर टाइप ले लिए हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब हमने बाहर से वो चीजें ले ली हैं तो हमें सॉफ्टवेयर टाइप लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो ताकि हम अपनी कंट्री में कुछ रफेल जैसा बना सके, सेमी रफेल जैसा बना सके, लाइक दैट। तो दैट इज नॉट एज ऑफसेट पॉलिसी इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ऑफसेट पॉलिसी, क्योंकि ऑफसेट का मतलब भी बहुत अलग होता है, मतलब हर कॉन्टेक्स्ट में डिफर करता है ऑफसेट का मतलब। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ऑफसेट पॉलिसी क्या होती है हमने पढ़ लिया। मिलान एक्सरसाइज, देखो मिलान एक्सरसाइज, हर कंट्री के साथ ना बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो हमें याद रखनी पड़ेंगी जब भी हम ये कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, क्लैट, सबके लिए। क्लैट का बता रही हूँ, एलिट में तो आई थी, एलिट 2025 में क्वेश्चंस एक आई थिंक एक आया था। मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा लर्न करनी पड़ती है, इस साल भी लर्न करोगे, बट मिलन का मतलब होता है किसी के साथ भी मिलन एक्सरसाइज हो रही होती है, उसका मतलब फ्रेंडशिप, मतलब उस कंट्री के साथ फ्रेंडशिप है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, चाइना के साथ होती है, तो फैक्ट चेक कर लेना, बट चाइना के साथ ही होती है इंडिया की, राइट। स्टिल इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेंडली एक्सरसाइज ओनली, बिकॉज किसी भी कंट्री के साथ हम फ्रेंडली एक्सरसाइज ही करते हैं। पाकिस्तान के साथ तो कोई एक्सरसाइज करते नहीं है हम, ऑफकोर्स फ्रेंडली नेशन तो है नहीं, बट ऑफकोर्स फॉर एवरी नेशन जब भी हम करते हैं हम फ्रेंडली ही करते हैं, सो दैट इज अ मिलियन एक्सरसाइज। एलसीए विच इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये इंडिया बनाता है। तेजस इसका है तेजस MK1, MK2, 4.5 जनरेशन, सब देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डिफेंस में हम यूज कर ही रहे हैं, लाइक एवरी टाइम वी हैव एयर ड्रोन्स, एरिया डिनाइल वेपन्स, वेपन्स डिजाइन टू प्रिवेंट एन एडवर्सरी फ्रॉम ऑक्यूपाइंग और ट्रेवर्सिंग एन एरिया ऑफ लैंड और सी। वही है यार, कोई भी पर्टिकुलर जो बंदा है वो ट्रेस पास करना चाह रहा है तुम्हारे रीजन में, एंड यू डू नॉट वांट टू अलाउ दैट पर्सन टू डू दैट, सो दैट केस यू हैव सम एयर डिनाइल वेपन्स। एयर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन वॉरफेयर, इसका मतलब होता है अनमैन्ड, मैंड मतलब जिसमें मैन बैठा हो, और अनमैन्ड मतलब जिसमें मैन ना बैठा हो। एरियल व्हीकल, एरियल इज समथिंग रिलेटेड टू एयर एंड व्हीकल इज योर व्हीकल। तो यार जो भी एयरक्राफ्ट जो खुद से ऑपरेट हो जाता है विदाउट एनी ह्यूमन पायलट ऑन इट, वो होता है अनमैन्ड व्हीकल। जैसे एआई ड्रोन्स, एआई ड्रोन्स पे ह्यूमन बैठा होता है क्या? नहीं, वो अपने आप ही रास्ता ट्रैक करके कर लेते हैं। जैसे पढ़ोगे इसके बाद हमारा जो था ना, अभी प्रोग्राम पीछे देखा था ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम, आई विल शो यू। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये वाला जो प्रोग्राम था डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें ना ये जो नाग है ना, नाग एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मतलब टैंक्स हैं किसी पर्टिकुलर फॉरेन नेशन के, वो हम पर अटैक कर रहे हैं, तो जो हमें उन टैंक्स पर अटैक करने के लिए हम नाग को यूज करेंगे। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फायर का मतलब फायर हो जाएगा नाग अपने स्पॉट से, एंड उसके बाद फॉरगेट हो जाएगा, मतलब
जिस बंदे ने उसको फायर करवाया, जिस मिलिट्री मैन ने उससे फायर करवाया, उसको वो मिलिट्री मैन भूल जाएगा कि मैंने उसे फायर करा। मतलब वो जो मिसाइल है नाग मिसाइल, वो खुद ही अपने पाथ को ट्रेस कर लेगी और वहां तक पहुंच जाएगी जहां पर वो पर्टिकुलर टैंक है, जहां पर उसको अटैक करना है। दिस इज हाउ नाग मिसाइल वर्क्स। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन टू यू अबाउट अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आगे पढ़ते हैं। स्क्वाड्रन, ये पढ़ते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल, स्क्वाड्रन का मतलब नहीं पता। और फ्लीट क्या होता है? स्क्वाड्रन का मतलब होता है, स्क्वाड्रन में ना क्या होता है, बैचेस होते हैं, बैचेस। तो यार एक बैच है और बहुत सारे बैचेस को मिलाकर एक फ्लीट तैयार होती है, ठीक है। तो बोलो कि मेरे पास क्या है, देखो तुम्हें बोलते हैं एग्जाम्पल है वेस्टर्न फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी, मतलब वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट पे जो डिप्लॉय होती है वहां पर होते हैं स्क्वाड्रन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, I was reading about it somewhere. I'm not able to recall exactly, but we have around बहुत सारे, चलो MiG-29 केस ले लेते हैं। एक जो हमारा MiG-29 केस हमने जो लिया है रशिया से लिया है, तो इफ यू सी दैट वेज, तो हमारे पास जो एक स्क्वाड्रन है MiG-29 का, वी हैव अराउंड 16 ऑफ देम। आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। एक स्क्वाड्रन में 16 MiG-29 केस फाइटर जेट्स हैं, तो एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट हैं। तो उस केस में एक स्क्वाड्रन मतलब एक बैच, जैसे तुम देखो ना, मैं क्लास 12 के बारे में बात करती हूँ। क्लास 12 में टोटल 6 सेक्शंस थे, A B C D E F। तो मैंने बोला कि यार जो सेक्शन ए था, बी था, सी एंड टिल एफ सो ऑन, वो सब क्या थे, स्क्वाड्रंस थे। और एक सा पूरी क्लास 12 एक फ्लीट थी, समझ में आया। तो फ्लीट बड़ी होती है स्क्वाड्रन से। तो उसको ऐसे समझो कि हमारे पास मान लो एक पूरी फ्लीट है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, है ना। एंड हमने वी हैव स्क्वाड्रन ए में, स्क्वाड्रन 1 में हमारे पास कुछ 16-17 है, देन स्क्वाड्रन 2 में कुछ 18-19 है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लाइक दैट। सो अंडरस्टैंड दैट वेज। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्लीट एंड अ स्क्वाड्रन। टास्क फोर्स, या टास्क फोर्स का मतलब जब भी यूज होता है ना, कोई टेम्पररी आपदा आई होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल when I say कोई ना इमरजेंसी सिचुएशन है, या फिर कोई ड्राउट आ रखा है किसी रीजन में, ड्राउट बट यहाँ फ्लड आया हुआ है, कोई डिजास्टर है, उस केस में लोगों को रेस्क्यू करना है, तो टास्क फोर्स भेजी जाएगी। ब्लू वाटर नेवी, तो वी नो इट नाउ। स्टेल्थ शिप, वी ऑल्सो नो स्टेल्थ का मतलब वी हैव अंडरस्टूड कि जो रेडार में नहीं आएगी। अब एक और चीज आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड अदर्स। ये ना आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड दीज वर्ड्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड कॉर्वेट्स। इनफैक्ट कॉर्वेट्स, वेट आई मस्ट हैव अटैच्ड दिस, या कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स क्या होता है भाई? ये एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, या राइट, यूपीएससी एज वेल, लर्न दिस अप, यू नीड टू लर्न दिस अप, इट कैन कम। मतलब यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तुम्हें तो वैसे पॉइंट्स लर्न करने पड़ते हैं, तो यू नीड टू लर्न दिस अप फॉर एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, ओलेट्स ना, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू वुड बी रीडिंग विद जीके ना, you would be dealing with that, we would be starting with different sections or sessions। तो तुम्हें बेसिक आइडिया पता होना चाहिए ताकि कंफ्यूज ना हो जाए अगर पूछा जाए डिस्ट्रॉयर और तुम फ्रिगेट ना मार करके आ जाओ, ठीक है। तो कॉर्वेट्स स्मॉल होते हैं, फ्रिगेट्स बड़े होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स लार्ज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोस्टल डिफेंस से रिलेटेड ये होते हैं एंटी सबमरीन, या मतलब कोई भी सबमरीन है किसी फॉरेन नेशन की तुम्हारे कोस्ट के पास है, तुमने उसको डिटेक्ट कर लिया, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, उसको मार सकते हो, उसको गिरा सकते हो। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पसेस के लिए फ्रिगेट्स को यूज करते हैं, खुद अटैक करने के लिए और अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर, एयर डिफेंस के लिए। लाइट वेपन से कॉर्वेट्स ऑफ कोर्स छोटा होता है, मीडियम रेंज फ्रिगेट्स है, अगेन इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एन एंटी सबमरीन। सबके रोल्स ना एक दूसरे के ऊपर ना ओवरलैप करते रहते हैं, जब भी नीड पड़ती है, मैटर छोटा है तो कॉर्वेट्स ले लिया, नहीं तो फ्रिगेट्स ले लिया। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, हेवी आर्टिलरी केस में डिस्ट्रॉयर्स हो गया। देन वी हैव फास्ट एंड मैन्यूवरेबल, इट्स मॉडरेट एंड इट इज स्लोअर एंड लॉन्ग एंड्योरेंस। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है, कॉर्वेट्स छोटा होता है। थोड़ा पीछे आ जाओ, एग्जाम्पल्स क्या मैं ये तुम्हें बताऊंगी, मैंने टेबल बनाकर सब एक्सप्लेन करूंगी। ये शिवालिक, कोलकाता, विक्रांत, अरिहंत, खंडेरी, ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लिख दिए कि यार फ्रिगेट्स में तुम्हारे पास आईएनएस शिवालिक, और डिस्ट्रॉयर में आईएनएस कोलकाता, एयरक्राफ्ट कैरियर में आईएनएस विक्रांत, और सबमरीन में आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस खंडेरी। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। अब तुम एक चीज देखो, आईएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेवल शिप। जब मैं पढ़ रही थी ना जीके पहली बार, प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट माई सेल्फ, तो मेरे को कंफ्यूजन होती है कि यार आईएनएस विक्रांत है, इंडियन नेवल शिप विक्रांत, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे हो सकती है? ठीक है, ये हवा में उड़ नहीं सकती क्योंकि ये तो एक नेवल शिप है। भाई तुम्हारे इंडियन नेवल शिप के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आईएनएस के बहुत टाइप्स होते हैं। इंडियन नेवल शिप फुल फॉर्म है, उसका फ्रिगेट्स होता है, डिस्ट्रॉयर्स होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होता है, कॉर्वेट्स भी होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मतलब ये होता है उस शिप पर इतनी जगह है कि किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हैं,
ठीक है, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इनफैक्ट उसको उड़ा भी सकते हैं, उसमें इतनी जगह होती है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है करंटली, तीसरा हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ में आ गया ना ये पर्टिकुलर चीज। आगे देखते हैं मिसाइल्स। अब मिसाइल्स हैं उनकी सब टाइप्स। पहले तो हमारे पास ये टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं, तो इसमें पीडीएफ में ऐड कर लेना, इसमें लिखा नहीं हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल्स मैं लिखना भूल गई थी। तो टाइप्स ऑफ मिसाइल्स में पहला हमारे पास आ जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। अब ना बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है, क्रूज मिसाइल्स क्या होता है, दोनों की ना मोशन पर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोन लूं और मैं एक स्टोन को हवा में फेंकूं, तो वो स्टोन ऊपर जाएगा देन वो नीचे आ जाएगा, मतलब उसका ट्रायंगुलर एक काइंड ऑफ मोशन बनेगा। और मैं उसको जितनी स्पीड से ऊपर फेंकूंगा उतनी स्पीड से वो नीचे आएगा, दैट टू विद अ हेवी मोशन, दैट इज नोन एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे ही काम करती हैं। अब मैं ना पेपर का एक पर्टिकुलर प्लेन बनाऊं और पेपर के प्लेन को मैं ऐसे फेंक दूं, एक पतली से लाइन में ही ना वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ क्रूज मिसाइल, ठीक है। सो दैट दिस इज हाउ द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल इज।